हाँ भाई, क्या हालचाल। बढ़िया। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एमएससी एंट्रेंस, जो यूआरए अपनी राजस्थान यूनिवर्सिटी है, उसके 2025 का पेपर है, वो अपन डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन आ गया है, और नोटिफिकेशन आ गया है तो भैया फॉर्म भर देना। और नोटिफिकेशन में जो है 3 अगस्त तक की लास्ट डेट है ना। और 4 अगस्त जो है उसमें करेक्शन विंडो रखी गई है, या आप उसमें कोई करेक्शन, आपका जो फॉर्म भरा गया है उसमें कोई करेक्शन करनी हो तो वो करेक्शन आप कर सकते हो। ये तो पहला अनाउंसमेंट है। दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि बहुत सारे बच्चे यूं सोच रहे होंगे कि सर पीवाईक्यू करने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। कि अगर आपकी परसेंटेज 90 से ऊपर है तो आप 2001 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यू अगर तरीके से कर लेते हो कंसेप्चुअली, तो आपके नंबर आने के चांसेस 99.9% हो जाते हैं। कोई एक आधा ही होगा जिसकी किस्मत ही फूटी हो, उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है। हाँ, लेकिन जिसकी परसेंटेज थोड़ी सी कम है, जैसे 85 है, 80 है, बोले सर वो क्या करें। उनको क्या करना है? उनको कुछ नहीं करना, उनको पढ़ना है। और ये जो अपना 15 दिन का या 20 दिन का जो फेज आएगा, एक बीच में एक फेज है अपने, वो आप आज से मान लो, आज से एग्जाम तक आपको 20 दिन मिलेंगे। 20 दिन में आप कितना कवर कर सकते हो वो करो। कवर अगर कवर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो अरुण सर वर्कशॉप चला रहे हैं, वो वर्कशॉप ज्वाइन करो आप। वर्कशॉप के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो गुरु कैम अकेडमी अपनी ऑफिशियल ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड करो, और वहां पे वर्कशॉप है जो मात्र आपको 1900 रुपए में, यानी कि 100 रुपए पर डे के हिसाब से आपको वो ऐप मिलेगी। और उसको डाउनलोड करो आप ऐप, उसमें ऐप में जाके वो परचेज करो कोर्स। और उसमें जो है 2001 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यू सारे सोल्व करवाए हुए हैं विद कंसेप्ट। साथ में जो आने वाले हैं, जो नए ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं, जो बनते हैं हर साल नए 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 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी वहां पे डिस्कस किए जाते हैं, वो भी लाइव। तो ये जो 19 से 20 दिन की जनवरी है, पूरी की पूरी लाइव रहने वाली है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कहीं भी घर बैठे, आपकी इच्छा हो। आपको कहीं नहीं आना, कुछ नहीं करना, आपको केवल ऐप डाउनलोड करनी है अपनी गुरु कैम अकेडमी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, और वो जो कोर्स है वो आपको परचेज करना है। ठीक है। अगर मेरे को कॉल करके परचेज करोगे आप, कि मेरे को कॉल कर रहे हो आप, मैं परचेज कर रहे हो, तो मैं उसके ऊपर आपको 400 रुपए का डिस्काउंट दूंगा, यानी कि वो 1500 रुपए में आपको कोर्स में प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऐप से परचेज करोगे तो वो 1900 रुपए का आपको मिलेगा। ठीक है कि नहीं? अब कई बच्चे यूं सोच रहे होंगे, भाई एमएससी करनी है हम तो प्राइवेट कॉलेज से ही कर लेंगे, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में कोई हीरे मोती जड़े हुए हैं। बिल्कुल हीरे मोती जड़े हुए हैं भैया। जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमएससी करता है उसकी गवर्नमेंट जॉब 110% फिक्स हो जाती है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड का डाटा उठा के देखोगे, कोले लेक्चरशिप का डाटा उठा के देखोगे, जियो साइंटिस्ट का डाटा उठा के देखोगे, जूनियर केमिस्ट का डाटा उठा के देखोगे, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, चाहे वो सेंटर की हो चाहे राजस्थान की हो, स्टेट लेवल पे हो, उनमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन डिपार्टमेंट वालों के होते हैं। यानी कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमएससी करते हैं उनकी सिलेक्शन होते हैं। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण बड़ा सिंपल है। वहां जब बच्चा जाता है तो बच्चा स्ट्रगल करना सीखता है। वो स्ट्रगल करना सीखता है, वो वहां के एटमोसफियर को पहचानता है। और वहां का एटमोसफियर ऐसा है, आप बिलीव नहीं करोगे, आपको खुद को जो नहीं पढ़ रहा है ना वो भी पढ़ने लगता है उस एटमोसफियर में। ऐसा एटमोसफियर है, नहीं पढ़ने वाला बच्चा भी वहां पर पढ़ता है। बस सिलेक्शन होना चाहिए उसका, ऐसे समझ गए होगे, बात बताने की जरूरत नहीं है। और वहां पे कंपटीशन जो है इतना हाई लगता है बच्चे को कि वो ऑटोमेटिक ही क्या करता है, मेहनत करने लग जाता है, और वो अपने सिलेक्शन की तरफ एक स्टेप बढ़ जाता है। ठीक है नहीं है? अब जिसकी किस्मत ही खराब है उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है भैया।
मैं भी नहीं कर सकता, अरुण सर भी नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज से एमएससी नहीं करके राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमएससी करने की कोशिश करें। अगर हो जाता है तो ठीक है, कई कई लोग ड्रॉप भी लेते हैं इसके लिए, अगली साल हो जाए तो बढ़िया है अपना। समझ में आ गई होगी बात मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन करनी राजस्थान यूनिवर्सिटी से है, क्योंकि वहां का ओरा, वहां का एटमोस्फियर, वहां का जो माहौल है वो बहुत ही डिफरेंट है। आप खुद जाके चेक करोगे, आपको फर्क लग जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में एक तो अब तो सेमेस्टर हो गए, 4 सेमेस्टर की फीस जो है प्राइवेट कॉलेज की लगभग 1 लाख के आसपास होती है। यहाँ पे 4 सेमेस्टर की जो फीस होगी वो 25,000 रुपए या 30,000 रुपए लास्ट होती है। और इस इसका डबल मान लो आप 2 साल का हॉस्टल का चार्जेस, ठीक है कि नहीं है। हाँ, और प्राइवेट कॉलेज से अगर मान लो कि कोई करता है, ऐसे नहीं कह रहा कि उसके चांसेस कम है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो प्राइवेट कॉलेज से करके और गवर्नमेंट जॉब ली है उन्होंने अर्ली इन एज। इवन ये मान के चलो कि भाई 23 साल या 24 साल की उम्र में तो उनकी जॉब लग गई, और ये अपने आप में बहुत बढ़िया बात है कि 23, 24, 25 साल की उम्र में जॉब लग जाना, ठीक है। हाँ, तो वहां पे क्या है कि सक्सेस रेशियो जो है वो ज्यादा है डिपार्टमेंट में, और यहाँ बाहर जो है वो सक्सेस रेशियो कम है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो। और वर्कशॉप के लिए आपको क्या है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करना है, वहां पे अपनी ऐप है, आराम से जाइए, 2001 से 25 तक के जो पीवाईक्यू है उसका आनंद लीजिए, साथ में इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है उसका आप आनंद लीजिए। और ये जो पूरे के पूरे क्वेश्चन है ये पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको वहां मिलेंगे, आप चाहे वहां से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट, ठीक है कि नहीं है। और वहीं पे आपको मेरे मोबाइल नंबर भी मिल जाएंगे, तो उन मोबाइल नंबर पे डायरेक्ट अरुण सर से आप बात कर सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है। अरुण सर बहुत से बच्चों को वहां पे एडमिशन दिला चुके हैं विद रैंक 1, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही जगह आए हो। अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, और 100 क्वेश्चन में से कितने सही करोगे आप, कितने सही होने चाहिए बताओ आप। 80% क्वेश्चन सही होने चाहिए 100 में से। अब 100 में से 80% क्वेश्चन सही होने का मतलब 80 क्वेश्चन सही करोगे आप, तब जाके आपके 56 मार्क्स बनेंगे, क्योंकि 70% ही कंसिडर होता है इसका। बोला सर बाकी का 30%, बाकी का 30% आपकी जो ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं वो कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है कि नहीं है। अब मैं ये वीडियो हो सकता है कि जो बीएससी थर्ड ईयर का पहला सेमेस्टर होता है, या यूं बोल दूं कि 5th सेमेस्टर होता है, बीएड वालों का भी जो लास्ट सेमेस्टर होता है, उससे पहले का जो सेमेस्टर है, अगर वो वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस वर्कशॉप के भरोसे नहीं रहे। अपना एक साल भर का बैच चलता है अलग से, और उसकी फीस भी मिनिमम है, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे इतनी मिनिमम है। तो अगर साल भर का वो बैच भी लेते हो आप, और उसमें तो क्या है कि पूरा आपको बेसिक से लेकर और एमएससी लेवल तक पूरा का पूरा उसमें सारी चीजें करवाई हुई है। उसमें पीवाईक्यू भी हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हैं, थ्योरी भी हैं। जिसको यूं लगता है कि भाई मेरी थ्योरी कमजोर है, मेरी केमिस्ट्री कमजोर है, तो वो अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, तो वहां से वो बैच जाके परचेज कर सकता है। अच्छा, परचेज करने से पहले एक बार कॉल जरूर कर लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्वेश्चन आपको 100 में से 100 करके आने हैं, लेकिन 80 सही होने चाहिए क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन क्या होने चाहिए, बिल्कुल सही होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। अगर 80 से कम रह गया ना, थोड़े थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे मान लो कि किसी का 70% है, तो 70% है तो 21 मार्क्स ही होते हैं उसके केवल। 30% तो 70 क्वेश्चन होते हैं उसके, मान लो, और 70% है उसके, और उसके 30% मार्क्स ही काउंट होंगे, यानी 21 नंबर ही काउंट होंगे। तो उसको वहां पे 80 से ऊपर मार्क्स लाने पड़ेंगे। ये जनरल की कहानी है। एससी एसटी में फिर भी चलो ठीक है कि वो 60 तक क्वेश्चन कर सकता है, 60-70 के बीच में क्वेश्चन अगर सही सही करके आएगा तो काम हो जाएगा उसका। लेकिन जनरल वालों को तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, ठीक है, तो वो देख लेना। चले भाई, ये बोल रहा है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट
टू राइट, लेफ्ट टू राइट, सेम पीरियड, पीरियड सेम होना चाहिए। एटॉमिक साइज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, एटॉमिक साइज जो होती है वो पी ब्लॉक एलिमेंट की क्या होगी? आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर पी ब्लॉक परमाणुओं का आकार, है ना। अब यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन आधा अधूरा है, इंग्लिश में पूरा है। इंग्लिश के क्वेश्चन के हिसाब से जवाब देना है आपको। तो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भाई साइज में क्या चेंजेज आएगा। तो आपको बता दूं मैं, अगर मैं पीरियड में इधर चल रहा हूं, ढंग से सुनना पूरी बात, कंसेप्ट के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पे अपना जो है वो एन, जिसको आप सेल बोलते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो तो कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है भाई? कांस्टेंट रहती है, ठीक है कि नहीं है। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसको जेड बोलते हैं, वो जेड बढ़ता है। जेड बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो जो न्यूक्लियस है, आउटर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन लगा रहा है, वो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बढ़ेगा, तो साइज क्या हो जाएगी आपकी? एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है। तो अगर आपका आकार जो है घट रहा है तो भैया हो जाएगा काम, ठीक है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है वही कंट्रोवर्शियल है। क्यों है कंट्रोवर्शियल? सुनो ढंग से। इसमें बोल रहा है साइज डिक्रीज है, जिसमें बोल रहा है आकार नहीं घटता है। क्या बोलोगे आप? हैं? पेपर सेटर जो है वो स्टैंडर्ड तो मेंटेन करे, आंसर फोर्थ जाएगा कि साइज क्या होता है भाई? घटता है, साइज डिक्रीज होती है। ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट एग्जिबिट एलोट्रोपी? ठीक है, एलोट्रोपी का मतलब क्या होता है? अपर रूपता, हिंदी में बोलते हैं अपर रूपता। अपर रूपता का या एलोट्रोपी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट नेचर में पाया जा रहा है तो वो अपनी एक फॉर्म से ज्यादा फॉर्म में पाया जाए। जैसे कार्बन के 3 एलोट्रोप आपने पढ़े होंगे, पहला डायमंड है, दूसरा ग्रेफाइट है, तीसरा फ्लोरीन है। पढ़े हुए नहीं? ये तीनों एलोट्रोप हैं आपस में। ऐसे ही आपके फोस्फोरस के, व्हाइट फोस्फोरस हो गया, रेड फोस्फोरस हो गया, एलोट्रोप है कि नहीं है। ऐसे ही आपका सल्फर रोम्बिक हो गया, मोनोक्लिनल हो गया, एमोर्फस हो गया, आपका सल्फर लिक्विड हो गया। फेज डायग्राम पढ़े ना? हाँ, तो वहां पे जो है बहुत सारे एलिमेंट जो हैं वो क्या शो करते हैं? एलोट्रोपी शो करते हैं। अब ये पूछ रहे कि कौन नहीं करता, ठीक है। तो फोस्फोरस करता है, सल्फर करता है, ऑक्सीजन भी करता है। दो फॉर्म तो आपने देख रखी है। ऑक्सीजन एक तो O2 के रूप में पाया जाता है, जो अपने एटमॉस्फेयर में, एक O3 के रूप में पाया जाता है, जो स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर ओजोन लेयर के पास। समझ में आई? नाइट्रोजन जो है वो क्या नहीं शो करता? वो एलोट्रोपी शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसका कारण है कि नाइट्रोजन, पहली चीज तो देखो साइज छोटी है, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, जो टूटकर क्या नहीं बना सकते? अपना कोई दूसरा फॉर्म नहीं बना सकते। लेकिन हम तो साइंटिस्ट लोग रह गए, हमने सिंथेसाइज किया है और हमने पकड़ा है कि नाइट्रोजन भी क्या शो करता है? एलोट्रोपिज्म। लेकिन जनरल कंडीशन में नाइट्रोजन शो नहीं करता, इसलिए आंसर तो यही जाएगा। जब नाइट्रोजन को अपन सुपर कूल करते हैं तो ये सॉलिड फॉर्म में चला जाता है, और सॉलिड फॉर्म में जाने के बाद ये दो फॉर्म में रहता है। एक तो अल्फा जो क्यूबिक फॉर्म में होती है, और एक बीटा जो हेक्सागोनल फॉर्म में होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक ऑक्साइड। तो ऑक्साइडों की नेचर जो है, जो केमिकल बॉन्डिंग में हम करवाते हैं, और लास्ट टॉपिक यही होता है ऑक्साइडों की नेचर केमिकल बॉन्डिंग में, है ना। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग खत्म होती है। तो ऑक्साइडों की नेचर जब अपन बताते हैं तो उसमें एक चीज बोलते हैं कि अगर आपका ऑक्साइड, आपको चेक करना है कि वो किससे बिलोंग कर रहा है, कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है। अगर ऑक्साइड है और वो पी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ ऑक्साइड बना रखा है, तो ऑब्वियसली चांसेस हैं उसके एम्फोटेरिक और एसिडिक होने के। बाकी की जो, अगर 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 कोई ऑक्साइड है कि पी ब्लॉक का है, सॉरी
एस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, एफ ब्लॉक का है, तो उसके चांसेस होते हैं वो बेसिक होने के। लक्स फ्लड थ्योरी याद आई होगी सेकंड ईयर की, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे अपन चेक करते हैं कि ये जो ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड आपका फर्स्ट ए का है, ये सेकंड ए का है, दिख रहा होगा। और ये जो है बोरोन फैमिली का जो एम्फोटेरिक होता है, तो ये दोनों तो बेसिक है, ये दोनों तो क्या है, बेसिक है, ये एम्फोटेरिक है। तो बच गया कौन सा, CO2। CO2 जो है वो कैसा ऑक्साइड हो गया आपका, एसिडिक ऑक्साइड हो गया है। आई थिंक कहानी समझ में आई होगी। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे घबराओ मत, सबके इक्वली क्वेश्चन आएंगे। इनऑर्गेनिक के 33 क्वेश्चन आते हैं, ऑर्गेनिक के भी 33 क्वेश्चन आते हैं, फिजिकल के 34 क्वेश्चन आते हैं। तो वेटेज तो इक्वल है, हाँ इक्वल ही है ना। तो वो ध्यान रखना है थोड़ा सा। चले, ये बोल रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन, कोई एक्वस सॉल्यूशन है ट्रांजिशन मेटल का, और वो कलरलेस कौन सा है। हाँ भाई, कलरलेस कौन सा है, तो कलरलेस, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अगर एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो एक्वा कंपाउंड ये सारे बनेंगे, क्या बनेंगे, एक्वा कंपाउंड बनेंगे। और एक्वा कंपाउंड में ट्रांजिशन होता है DD। अगर DD ट्रांजिशन किसी में हो रहे हैं तो उसके कहीं ज्यादा चांसेस होते हैं क्या होने के, कलरफुल होने के, ठीक है कि नहीं है। तो अगर टाइटेनियम प्लस को देखूं मैं, तो स्कैंडियम और टाइटेनियम D1 कॉन्फ़िगरेशन है ये। D1 कॉन्फ़िगरेशन में आपका ऑर्गल डायग्राम बनता है कि नहीं बनता, बनता है, तो DD ट्रांजिशन होंगे। ऐसे ही आयरन है, कॉपर है, इनमें भी आपके ऑर्गल डायग्राम बनते हैं। हालांकि ग्रेजुएशन में D1 और D9 के अलावा कोई ऑर्गल डायग्राम नहीं आता है ट्रांजिशन के लिए, है ना। हाँ, तो यहाँ पे D10 कॉन्फ़िगरेशन जिसके पास होगा या D0 कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कलरलेस होगा। तो एक ही एग्जांपल है अपने पास, वो कौन सा है, जिंक। जिंक जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स जब बनाएगा तो वो कलरलेस कंपाउंड बनाएगा। समझ में आ गई बात, बिल्कुल सिंपल। इसका आंसर है आपका, अच्छा D0, मैंने बोला D0 और D10, बाकी के वो हाई स्पिन लो स्पिन अगर वो चेक करोगे ना तो उसी हिसाब से अलग आएगा। ये सब ऑर्गल के ऊपर चलता है, लेकिन घबराओ मत, अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो वो कलर शो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बोल रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है। तो वर्नर थ्योरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो वर्नर थ्योरी क्या बोलती है, वर्नर थ्योरी बड़ी सिंपल तरीके से समझाती है कि भाई किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास दो टाइप की वैलेंसी होती है, एक तो प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है, प्राथमिक और द्वितीयक वैलेंसी, संयोजकता, ठीक है कि नहीं है। अब जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, कौन सी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, वो आयोनाइजेबल होती है, आयोनाइज आयंस के रूप में होती है, जैसे कोबाल्ट, एमीन 5, Cl और Cl2। अगर मैं इसकी बात करूं और इसमें अगर कोई पूछे कि प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, तो ऑब्वियसली 3 प्राइमरी वैलेंसी है वर्नर के हिसाब से, क्योंकि 3 नेगेटिव आयन है, 2 आयनाइजेबल है, 1 नॉन आयनाइजेबल है। बात समझ में आई। और ये जो 5 वैलेंसी है, ये वाली 5 और 1 6, ये सेकेंडरी वैलेंसी है। अब ये क्या कहोगे कि भाई जो नेगेटिव आयन होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी का रोल प्ले कर सकता है। आप पढ़ना वर्नर थ्योरी को तरीके से, है ना, हम करवाते हैं तो बिल्कुल डिटेल से बताते हैं, तो घबराने की होती है। तो पढ़ते हैं अपन, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड विद लिगेंड, नहीं, ये तो सेकेंडरी वैलेंसी होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन साइट ऑक्यूपाइड। तो एक्चुअल में जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट करती है, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन को रिप्रेजेंट करती है। ध्यान रखना, न तो ये समन्वय संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ही तो है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर को तो सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है नहीं है। अनपेड इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है,
नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म विद लिगेंड, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन ही आएगा इसमें, तो आंसर आपका क्या आएगा? सेकंड। कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। हाँ, नेक्स्ट है, ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड का मतलब होता है वो लिगेंड जिस जिस जो मेटल से दो बॉन्ड बनाए। बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब यही होता है बेटा, मेटल से अगर कोई लिगेंड जो है वो अगर दो बॉन्ड बना रहा है तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है। तो देखते हैं अपन, अमोनिया मोनो है ना, सीएल मोनो, वाटर मोनो, ईडीटीए बाई भी होता है, आप चाहो जिसमें इसको यूज में ले सकते हो, है ना। ईडीटीए को, अच्छा ईडीटीए ही है केवल, ये कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। -3 होता तो अपन 5 कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते, और अगर -4 होता है इसके ऊपर, ईडीटीए के ऊपर, तो अपन क्या बोलते हैं इसको? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ये प्रोवाइड करवाता, यानी हेक्साडेंटेड होता। अब ईडीटीए की स्ट्रक्चर क्या होती है वो पता होनी चाहिए। जैसे ये मेटल है, ठीक है कि नहीं है, तो ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, और ये होता है ये वाला। अब इस पे दो एसिटेट ग्रुप होते हैं एक्चुअल में, CH3COOH, CH2COOH, और ऐसे ही होता है CH2COOH और CH2COOH। तो ये क्या हो गया आपका? ये है ईडीडीए, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। अब टेट्रा एसीटेट तो है नहीं, तो टेट्रा एसिटिक एसिड बोल देंगे अपन इसको, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। क्या नहीं है? अगर EDTA-3 होता तो उसका पेंटाडेंटेड होता वो। अगर EDTA-4 है तो वो कैसा होता है? हेक्साडेंटेड, हेक्साडेंटेड। तो दो तो नाइट्रोजन से आ रहे हैं, और 6 जो बाकी की जो इसमें बोल रहा हूं मैं 4, वो ऑक्सीजन से आएंगे अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इनके ऊपर। अब नेगेटिव चार्ज होता नहीं है, इसलिए केवल ईडीटीए दिया है, तो ठीक है यार, बाइडेंटेड सी, क्या दिक्कत हो गई है? चले, नेक्स्ट है ये रहा। अच्छा, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया। ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2। देखो इसमें साफ साफ बोल रहा है बाई न्यूक्लियर, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो SN2 की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? SN2 की तरफ। तो SN2 की तरफ जो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, वैसे तो इसकी होती है अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड्स की होती है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, सबसे ज्यादा। लेकिन इनमें से चेक करना है, मिथाइल आयोडाइड हो गया, मिथाइल क्लोराइड हो गया, टर्सी ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया, विनाइल क्लोराइड हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि टर्सी ब्यूटिल क्लोराइड तो ये रिएक्शन देता ही नहीं है। क्यों नहीं देता? क्योंकि ये बहुत ज्यादा हिंडर्ड होता है। तो बैक साइड अटैक क्या होता है इसका? हिंडर्ड होएगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता, तो SN2 देता नहीं है, क्योंकि SN2 में बैक साइड अटैक होता है। विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड ये होता है, ये विनाइल क्लोराइड होता है। अब विनाइल क्लोराइड में ये क्यों नहीं देगा? विनाइल क्लोराइड भी नहीं देता क्योंकि यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर होते हैं, जिस कारण से ये बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो इसको भी हटा दो। अब सवाल ये होता है कि दो मिथाइल क्लोराइड है, एक आयोडाइड है, तो मिथाइल आयोडाइड CH3I और CH3Cl, इन दोनों में से लिविंग ग्रुप अच्छा कौन सा है? बोले सर आयोडाइड है, यानी कि जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कमजोर हो, वो बहुत जल्दी टूट जाए, वो आयोडाइड है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? मिथाइल आयोडाइड इज द करेक्ट आंसर। कर सकते हो, ठीक है। हाँ, बाकी का ये सारी चीजें जो है ना अपने फुल बैच में करवाई हुई होती है हमेशा। जो फुल स्ट्रेंथ बैच होता है ना उसमें डिटेल से अपन करवाते हैं पूरी ऑर्गेनिक, तो वहां पे करवाई हुई होती है, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। चलो, नेक्स्ट है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल विल गिव ए पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट का मतलब क्या होता है? आयोडोफॉर्म टेस्ट का मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड आयोडाइड से रिएक्शन करे इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, और वो क्या बनाए? आयोडोफॉर्म बनाए। तो एक्चुअल में एल्कोहलों के पास ये वाला स्कल्टन होना जरूरी है। जिनके पास ये स्कल्टन होगा वो कौन सी टेस्ट देंगे? आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो मेथेनॉल को अपन चेक करते हैं कि ये होता है क्या।
मेथेनॉल के पास तो नहीं है ये टेस्ट, क्योंकि मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। एथेनॉल के पास है क्या? बिल्कुल एथेनॉल के पास है ये, एथेनॉल देगा। फिर भी और चेक कर लो, टू प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल भी देगा, चेक कर लो। और 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल तो नहीं देगा भाई। इसके आंसर 2 आएंगे, एक तो एथेनॉल है और एक 2 प्रोपेनॉल है। इसके 2 आंसर आएंगे, है ना? हाँ, पता नहीं क्यों डाला है ये क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट 9th जो क्वेश्चन है वो सुनो। ये बोल रहा है कि व्हेन बेंजिल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल ये रहा, ये रहा बेंजाइल एल्कोहल, और ये ऑक्सीडाइज कर रहा है KMnO4 से। जब भी KMnO4 की रिएक्शन हो और यहां पे कोई हाइड्रोजन दिख जाए तो बिना सोचे समझे, जो बेंजाइलिक पोजीशन है ना, उसके ऊपर कोई हाइड्रोजन दिख जाए तो उसको बिना सोचे समझे COH में कन्वर्ट आप कर दोगे, तो इसका आंसर जो है वो सेकंड आएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका सेकंड क्यों आया, ये याद रखना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए मिनिमम इस कार्बन के ऊपर। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो वो रिएक्शन नहीं देगा KMnO4 के साथ। चले, चलो नेक्स्ट। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसेक्राइड। BSc थर्ड ईयर में बायोमोलिक्यूल नाम का एक चैप्टर है, हो सकता है कि भाई सेमेस्टर में शिफ्ट हो जाए, है ना। बायोमोलिक्यूल या नेचुरल प्रोडक्ट, उसमें कार्बोहाइड्रेट आते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट से ये क्वेश्चन लिया गया है कि ये बोला कि मोनोसेक्राइड कौन सा है। मोनोसेक्राइड का मतलब क्या होता है कि जिनका हाइड्रोलाइसिस होने पर और छोटी यूनिटें अपन को नहीं मिले, क्योंकि आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो नेचुरल पॉलीमर होते हैं, है ना। स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, है ना, सेल्यूलोज हो गया, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, ठीक है। तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये तीनों जो हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये तीनों के तीनों डाइसेकेराइड की कैटेगरी में आते हैं। केवल ग्लूकोज ही एक ऐसा है जो मोनोसेकेराइड में आता है। और भी सुन लो, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, है ना, हाँ, ग्लूकोज हो गया आपका, मेनोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, एलोज हो गया, अल्ट्रोज हो गया, ये सारे सारे क्या आते हैं, मोनोसेकेराइड की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो है एक्चुअल में कहां से लिया गया है, DNA RNA सुना होगा, न्यूक्लिक एसिड से लिया गया है। कहां से लिया गया है, न्यूक्लिक एसिड से। और न्यूक्लिक एसिड में जो है वो 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है नाइट्रोजन बेस, दूसरा होता है सुगर, जो वहां पे या तो ऑक्सी राइबोज होगी या डीऑक्सी राइबोज होगी। हाँ, राइबोज सुगर बोल सकते हो, और एक क्या रहेगी, डीऑक्सी राइबोज सुगर बोल सकते हो। तो ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट, कौन सा इनमें से एक कंपोनेंट है जो न्यूक्लियोटाइड का है। तो अपने पास जो आंसर है वो एमिनो एसिड भी नहीं है, फैटी एसिड भी नहीं है, ग्लूकोज भी नहीं है। आंसर आएगा नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो बेस होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लियो एसिड के कंपोनेंट माने जाते हैं, ठीक है नहीं है। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड जो है, एक न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या, नाइट्रोजन बेस, सुगर और फॉस्फेट ग्रुप। और पॉली न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है कि नहीं है, पता होना चाहिए। अरे 3,5 बॉन्डिंग होती है, ये याद रखना। 3,5 होती है क्या, नहीं 3,5 कहाँ होती है, हाँ 3,5 भी होती है, ठीक है। चलो आगे चलो। ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये आ गया 12वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन का इनमें से एग्जांपल कौन है। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है कि भाई कोई भी साइड प्रोडक्ट ना निकले। जैसे कंडेंसेशन में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है या अमोनिया का मॉलिक्यूल निकल जाता है, ठीक है कि नहीं है। इसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, एडिशन होता हुआ चलता है। तो नाइलॉन 66, बेकेलाइट और टेरेलिन, ये सारे के सारे कंडेंस्ड पॉलीमर है। केवल पॉलीथीन जो होता है, पॉलीथीन,
पॉलीथीन, पॉलीइथीन, ठीक है भाई। पॉलीइथीन ही एक ऐसा है जो एडिशन पॉलीमर होता है। पीवीसी हो गया, टेफ्लॉन हो गया, है ना। हाँ, तो ये पॉलीथीन है। अब इसमें भी ध्यान रखना कि इसमें दो प्रकार की पॉलीथीन होती है, एक तो लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है और एक होती है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो होती है एचडीपीई बोलते हैं उसको, एचडीपीई यही लिखा हुआ आएगा। तो ये जिगलर नाटा जो होता है ना, जिगलर नाटा कैटालिस्ट, वो करवाता है इसको कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, अगर आए तो अगली बार ये क्वेश्चन बन सकता है, हाई डेंसिटी पॉलीमर। और जिगलर नाटा क्या होता है, TiCl4 और R3Al, ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम। ये जिगलर नाटा कैटालिस्ट होता है, पूछ लिया जाता है ये। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पॉलीथीन। नायलॉन 66। अब नायलॉन की कहानी भी पता है आपको, हाँ भाई। नायलॉन की कहानी क्या है वो सुनो आप। नायलॉन में दो देशों के नाम लिखे हुए हैं, एक तो न्यूयॉर्क और एक लंदन। क्योंकि न्यूयॉर्क और लंदन ने सेम टाइम पर जो एक कपड़ा जो है वो सिंथेसाइज किया था, नायलॉन। हालांकि अब तो नायलॉन ही बोलेंगे उसको, है ना। एक कपड़ा सिंथेसाइज किया था, उसका पेटेंट करवाने गए थे ये दोनों के दोनों। और दोनों के जब पेटेंट करवाने गए तो कपड़े का पैटर्न और कपड़े की जो स्ट्रक्चर थी वो दोनों की क्या मिली, सेम मिली। तो उन्होंने बोला भाई हम तो पेटेंट दे नहीं सकते, न तो आपको दे सकते न आपको दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों के पेटेंट एक ही चीज के लिए कैसे होंगे पेटेंट। इन दोनों में सुलह करवाई, और सुलह करवाने के बाद इन्होंने कहा कि आप जॉइंट वेंचर कीजिए इसका। तो न्यूयॉर्क राजी हो गया और लंदन भी राजी हो गया, तभी तो ये है न्यूयॉर्क NYLON लंदन। समझ में आ गई होगी, है ना। हाँ, तो नायलॉन 66 जो है वो एक तरीके का एडिशन पॉलीमर है, देख लेना। चले आगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बोरोहाइड्राइड शो ट्राइगोनल प्लेनर्स ज्योमेट्री। अब इनमें से ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री किसकी होगी, ऑब्वियसली BH3 की ही होगी। हालांकि 3 भी गलत जगह लगा रखा है यार, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें। और यहाँ पे जो है BH4 माइनस है, जो कि sp3 होता है, sp3 टेट्राइडल होता है। और इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। और इसकी स्ट्रक्चर जब आप चेक करोगे, तो इसकी स्ट्रक्चर आप जब चेक करोगे तो आपको खुद को पता लग जाएगा कि ये टेट्राहेड्रल क्यों है। B2H6 इसको वेज पे डाल दो, इसको कहीं पे डाल दो, डैश पे डाल दो, ऐसे होती है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, एल्यूमिनियम बोरोहाइड्राइड। यार ये कौन सा आता है, पता नहीं, -3 कैसे आएगा इधर, या तो +1 में ही है ये। तो इसका जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, वो फर्स्ट जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। देखो ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर किसकी होगी, लीनियर स्ट्रक्चर किसकी होगी। तो अपन को चेक करना पड़ेगा बाकायदा सबकी। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S की बात कर रहा है ये। तो H2S में तो हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है ना, इसकी तो कैसी होती है, बेंट होती है, 90 डिग्री के आसपास एंगल होता है। सल्फर डाइऑक्साइड ये भी क्या होता है आपका, ये भी V शेप होता है। हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो लीनियर होगा, क्योंकि यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है, क्या है। और ओजोन की जो स्ट्रक्चर होती है वो भी बेंट शेप ही होती है, ये प्लस और ये नेगेटिव। तो इसका आंसर जो है वो क्या जाएगा, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। 14th नंबर के क्वेश्चन का कर सकते हो आप। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ये बोल रहा है कि भाई कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो अपन को स्ट्रक्चर बना के देखनी पड़ेगी, और कोई इलाज नहीं है इसका। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए क्या क्या जरूरी होता है, चारों ग्रुप्स का, कार्बन के ऊपर चारों ग्रुप्स का अलग अलग प्रेजेंट होना। भाई अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो 2 ब्रोमो
ब्यूटेन, तो ब्यूटेन बना लो। ब्यूटेन बनानी है, 2 पर ब्रोम है और 2 पर ही ओल है। क्या है? 2 पर ही ओल है। ये क्या हो रहा है भाई? 2 पर ही ओल है। और ये लो, ये बन गया आपका। तो ये पहला ही मिल गया, हालांकि फिर भी चेक कर लेते हैं। 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन, 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। भैया चांसेस तो इसके भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हालांकि ये नहीं है, लेकिन इसकी अगर मैं, ये कौन सी फॉर्म है? ये है मीजोफॉर्म, यानी इरिथ्रोफॉर्म। और अगर इसकी थ्रियोफॉर्म बनाऊं तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, हो सकता है। ये 2,2, ये तो चेक ही मत करो, सेम पर 2 ग्रुप आ गए। और 2,3 डाइओल, ये भी हो सकता है। तो नोट की बात कर रहा है ये। अच्छा, नोट की बात कर रहा है तो आपका कौन सा आ जाएगा? थर्ड। क्योंकि 2,2 डाइब्रोमो जो ब्यूटेन होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस पे क्या होगा, एक ही कार्बन के ऊपर जो होंगे 2 सेम ग्रुप आ जाएंगे, इधर भी Br, इधर भी Br, इसलिए नहीं होगा। बाकी की ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा और ये भी शो करेगा। अच्छा, इन दोनों की जो है कौन सी फॉर्म शो करेगी? थ्रियो फॉर्म। इरिथ्रो तो करती ही नहीं है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। ये बोल रहा है कि द एवरेज, ये बोल रहा है कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इज। तो एक्चुअल में गैसियस मॉलिक्यूलों के पास 3 प्रकार की वेलोसिटी होती है। एक तो कौन सी होती है आपकी? आरएमएस वेलोसिटी होती है, आरएमएस वेलोसिटी होती है। एक कौन सी होती है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है। और एक एवरेज वेलोसिटी होती है। ठीक है कि नहीं है? हाँ, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, एक ये है। तो आरएमएस वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है तो 3 RT/m होती है ये। और ये होती है 2 RT/m। और ये होती है 8 RT/m। ऐसे होती है ये। पाई आ गया ना नीचे, है ना? हाँ, 8 RT/m। तो इसमें आंसर जो है वो क्या आएगा? देखो सारा लिखा हुआ है, 3 RT भी लिखा हुआ है, 2 RT भी लिखा हुआ है और 8 RT/m भी लिखा हुआ है। तो अपना आंसर क्या जाएगा? 3 RT/m। एवरेज यही होती है। एक होती है मोस्ट प्रोबेबल और एक होती है औसत, एवरेज। नेक्स्ट, ये बोल रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? तो पहला लिख रहा है दे हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो कायरल हो ही नहीं सकता, पहली चीज तो असंभव। सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री होने पर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। दे आर सुपर इम्पोज ऑन देयर मिरर इमेज। अगर वो अपनी मिरर इमेज बनाए तो उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, तभी वो कायरल होगा। अगर सुपर इम्पोज हो गए तो वो कायरल नहीं है। सुपर इम्पोज ऑन, गलत बोल रहा है ये भी। दे आर नॉट नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज, ये सही है। दे रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, बिल्कुल प्लेन पोलराइज लाइट को वो रोटेट करवा सकते हैं, करवाते हैं। तो ये बोल रहा है नॉट करेक्ट। Which of the following statement is not correct about chiral molecule? They have a plane of symmetry. तो नोट करेक्ट तो यही है। दे आर सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज, ये भी नोट करेक्ट है ना? इसका आंसर भी कौन सा जाएगा? ए और बी। ये पिछली बार की आंसर की मैं चेक कर लेना भाई, दो आंसर देके उन्होंने किया था। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है? जो ए भी कर देगा वो भी सही, जो बी भी कर देगा वो भी सही। ठीक है कि नहीं है? नेक्स्ट, आगे ये बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं वो सारे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, किसी को भी देख लो आप, हैं? वोल्टेज सेल ले लो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लो और आपका गैल्वेनिक सेल ले लो। तो इनमें सारे के सारे कैसे होंगे? ये
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्यूल सेल भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही होता है। नेक्स्ट है, अब ये बोल रहा है कि भाई नेचुरल पॉलीमर कौन है, तो नाइलॉन अभी बताया था, पॉलीस्टाइरिन, बेकेलाइट, ये सारे के सारे क्या हैं, आर्टिफिशियल है। केवल और केवल जो स्टार्च है वो नेचुरल पॉलीमर की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, ये बोल रहा था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल, हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल देखो ढंग से सुनना, रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव हो ही नहीं सकता ये, मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन नन ऑफ दीज। हाँ, जो स्टैंडर्ड, बात स्टैंडर्ड की हो रही है, तो स्टैंडर्ड जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशन में ही मेजर होता है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, उसके ऊपर वो अपन नहीं कर सकते बहस, क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी हुई है। तो आपने देखा होगा लिथियम का नेगेटिव होता है, जबकि F2Cl2Br2 इनका पॉजिटिव होता है, सिल्वर का पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% बाई मास। कोई एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें 25% W/W बाई मास, कौन है, ग्लाइकोल है। अब ग्लाइकोल की स्ट्रक्चर क्या है, पहले तो ये देखो, बोले सर ये रही CH2OH और CH2OH, तो इसका मोलर मास कितना आएगा, मोलर मास कितना आएगा बताओ, 14 दूना 28, मतलब कर लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 15 दूना 30, 30 और 16 दूना 32, 62 आ गया कि इसका, है ना, नहीं 15 दूना 30, 30 और 32, 62 आ गया, ठीक है। इसका 62 जो है वो क्या है, मोलर मास है इसका, और इसमें इतना ग्लाइकोल है, यानी 20 ग्राम ग्लाइकोल है, 20 ग्राम ग्लाइकोल है, और 80 ग्राम क्या है, वाटर है। वाटर का मोलर मास आपको पता ही है 80 है? और इसका मोलर मास जो है ग्लाइकोल का, अभी अपन ने कैलकुलेट किया है, वो 62 है। तो अपन को क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो इसके मोल बढ़ाओ 20/62 डिवाइडेड बाई 20/62 प्लस 80/18, मतलब इंडिविजुअल मोल बटे टोटल मोल, ये तो मोल फ्रैक्शन होता है। और होता क्या है? तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। आपको तो हाथ से ही करना पड़ेगा, वहां कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, लेकिन मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं तो कैलकुलेटर से ही कर रहा हूं, है भाई, क्लियर है। ये 0.32 आ गया ऊपर, ये भी 0.32 आ गया इधर वाला, और ये 80 में भाग देंगे 18 का, ये 4.4 आ रहा है। तो 4.44 प्लस 0.32, ये नीचे आ गया 0.32 डिवाइडेड बाई 4.76। अब 0.32 में अपन डिवाइड करेंगे 4.76 से, तो यह आ जाएगा 0.067, है क्या आंसर में, है ना, ये रहा 0.068। बड़ा आसान क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं थी। क्लियर है, कर सकते हो, आगे चलो नेक्स्ट। हाँ, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल का मतलब क्या होता है, प्राइमरी सेल का मतलब होता है जो दोबारा यूज में नहीं आए, रिचार्ज नहीं कर सके अपन इसको। जो रिचार्जेबल सेल होते हैं वो सेकेंडरी सेल होते हैं। तो लेड स्टोरेज अपने आप में सेकेंडरी है, निकल कैडमियम सेकेंडरी है, लिथियम आयन सेल जो अपने मोबाइलों में लगती है वो भी सेकेंडरी है। तो बच गया कौन, लेक्लान से। लेक्लान से जो सेल होता है वो क्या नहीं होता, प्राइमरी, सेकेंडरी नहीं होता, वो प्राइमरी होता है। तो आंसर कौन सा जाएगा, लेक्लांसियल सेल। ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिजोल्व इन बेंजीन। बेंजीन में कौन डिजोल्व नहीं होगा, तो बेंजीन एक प्रकार का नॉन पोलर सोलवेंट है। नॉन पोलर सोलवेंट है तो लाइक डिजोल्व लाइक का कंसेप्ट अगर लगाएंगे तो नेफ्थलीन बेंजीन जैसा होते हैं, तो नेफ्थलीन डिजोल्व हो जाएगा। एंथ्रासिन भी बेंजीन जैसा ही होता है, वो भी डिजोल्व हो जाएगा। ग्लूकोज के चांसेस कम है, तो आंसर जो है ग्लूकोज आएगा यहाँ पे, सेकंड आंसर। क्लियर है, ग्लूकोज इज द करेक्ट आंसर।
उसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल्स की जो है प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, नोट ही तो बोल रहा है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, दे एग्जिबिट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो है ही, बी वाली तो है। दे हैव गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सही है, अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, सिल्वर को देखो बेस्ट कंडक्टर है। दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, ये भी प्रॉपर्टी है, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि लो मेल्टिंग पॉइंट जो है इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। टंगस्टन को चेक करो ना आप, आयरन को चेक करो, टंगस्टन को चेक करो, मोलिब्डेनम को चेक करो, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है कि नहीं है? हाँ। नेक्स्ट, ये देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन ए लिक्विड। इनमें से कौन सा जो नियम है वो लिक्विड की सोल्युबिलिटी जो है गैसों में रिप्रेजेंट करता है? तो हेनरी लो। अरे हेनरी लो, हेनरी लो के अलावा कोई लो ही नहीं है इसके अलावा। हेनरी लो, हेनरी का नियम, ठीक है कि नहीं है? कोई दिक्कत? हेनरी का नियम जो है वो किसके ऊपर चलता है? गैसों की डिजोल्व, गैस जो है लिक्विड में डिजोल्व हो सकती है, उसके ऊपर पूरा का पूरा हेनरी लो आपका चलता है। समझ में आएगी बात? क्लियर है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ढंग से सुनना। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर ड्यू टू। बिल्कुल सही बात है, आइस की डेंसिटी जो होती है वो वाटर से कम होती है, और मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। पता है ना ये तो, है ना? अब ये जो वाइस, ये जो आइस है, ये आइस वाटर पे क्या करता है? फ्लोट करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें केज लाइक स्ट्रक्चर होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर वाटर मॉलिक्यूल जो है मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं, तो 4 बॉन्ड बनाएंगे तो वो टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे, है ना? तो वो केज स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उनकी कैविटी में जो है वाटर जाके फिट हो जाता है। तो ओपन केज स्ट्रक्चर होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस कारण से डेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। डेंसिटी क्या होगी आपकी? कम होगी, किससे? वाटर से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। एल्डोल कंडेंसेशन में इनोलेट आयन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये कंडेंसेशन रिएक्शन में आप देखते हो और बताई हुई है मेरी, जैसे मान लो कि एल्डोल कंडेंसेशन में ये अपना नेगेटिव है और ये इनोलेट है, सपोज दैट। क्या है? इनोलेट। अब इनोलेट जो है वो किसके ऊपर अटैक करेगा? दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऊपर अटैक करेगा और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा। तो ये किसकी तरह काम में आ रहा है? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम में आ रहा है। किसकी तरह? न्यूक्लियोफाइल। तो इसका आंसर जाएगा न्यूक्लियोफाइल। कोई दिक्कत? बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो गैल्वेनिक सेल में एनोड, अब कोई सा भी सेल हो, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है ना? दिमाग मत लगाना, एनोड पर क्या होता है? हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। इससे जी क्या क्वेश्चन आएगा? ठीक है, बाकी का पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अब ये बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्प्लिट इनटू। तो एक्चुअल में जब ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे अपन, ऑक्टाहेड्रल की, तो वो 2 पार्ट्स में टूटता है। एक तो टूटता है नीचे वाला पार्ट, तो T2G कहलाता है, और ऊपर वाला पार्ट EG कहलाता है। और टेट्राहेड्रल जब भी टूटेगा तो उल्टा होगा, नीचे वाला पार्ट E और ऊपर वाला पार्ट T2 कहलाता है। तो E और T2 है वो आएगा। अब क्या होता है कि भाई 12th में तो ये EG T2G बताते हैं, लेकिन G का मतलब क्या होता है? G का मतलब होता है जीरेड। क्या होता है? जीरेड। और जीरेड का मतलब जिसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। तो ऑक्टाहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, जबकि टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, सममिति का केंद्र नहीं होता। इस कारण से अपन जो है यहाँ पे G ओमिटेड करते हैं, हटा देते हैं G। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जब वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो वाटर जो है 2 फॉर्मेट में रहता है, वो बता दूं मैं। एक तो वो रहता है आपका H+ की फॉर्मेट में और एक OH- की फॉर्मेट में। अब जाते दोनों आपके वाटर ही है। अब ये कैथोड पे बोल रहा है तो कैथोड पे रिडक्शन होगा। क्या होगा? इसमें रिडक्शन वाली रिएक्शन केवल एक ही है, चेक करो। ठीक है भाई?
इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जब भी होगी तो कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन, ये भी ऑक्सीडेशन है, दिख रहा है, ये रिडक्शन है, लेकिन ऑक्सीजन थोड़ी पहुंचेगा वहां पे, ठीक है कि नहीं है? तो ये गलत है, और इसका आंसर जो है वो आपका सेकंड ही जाएगा। क्लियर है कैथोड पर। नेक्स्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, 31 वाला। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल हाफ रिएक्शन Fe+3 टू Fe, और ये दिया हुआ है पोटेंशियल। तो इसका जो है लेटिमर डायग्राम बनता है, उससे आएगा ये। तो देखो, इसको इस लेटिमर डायग्राम में क्या करते हैं अपन, जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म में, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होते हुए लिखते हैं, ये लिख दिया, ठीक है। और एक कन्वर्जन अपने पास डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट वाला मान लेते हैं डेल्टा जी नोट 1, ये वाला डेल्टा जी नोट 2, और ये वाला डेल्टा जी नोट 3, ऐसे मान लेते हैं, मान लिया। और डेल्टा जी नोट इक्वल टू क्या रहता है भाई, डेल्टा जी नोट इक्वल टू क्या रहता है, डेल्टा जी नोट इक्वल टू रहता है -NF E नोट, है ना, -NF E नोट। तो अगर मैं देखूं भाई, वोल्टेज को तो अपन इक्वल नहीं कर सकते ना, गड़बड़ हो जाएगी। अपन को एनर्जी को इक्वल करना है, हेस लॉ ही तो लगाना है यहाँ पे, ये हेस लॉ ही तो लग रहा है भाई। इसकी डायरेक्ट जो एनर्जी है वो इसकी इंडिविजुअल एनर्जी के सम के इक्वल होगी, ठीक है, स्टेप एनर्जी की इक्वल के सम होगी। तो गिब्स फिर एनर्जी वाली टर्म ले ली। तो यहाँ पे जब अपन देखेंगे तो -NF E0 Fe+3/Fe इक्वल टू, है ना, और यहाँ पे जो है n की वैल्यू 3 रहेगी, ठीक है, -NF Fe+3/Fe+2। यहाँ पे n की वैल्यू 1 रहेगी, एक एक इलेक्ट्रॉन ही तो है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और नेक्स्ट जो है आप ऐसे ही चेक करोगे इसको, -NF और E0 Fe+2/Fe, इसकी वैल्यू जो है वो कितनी रहेगी, 2 रहेगी। अब अपन को ये वाली निकालनी है, ये वाली तो निकालनी है, ये वाली, तो ये वाली निकालनी है अपन को। तो F से F कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 3E0 Fe+3/Fe, सॉरी। और ये इसकी वैल्यू जो है अपने पास दी हुई है 1 है, और इसकी वैल्यू दी हुई है अपन को, कितनी दी हुई है, 0.77 प्लस में दी हुई है, चेक कर लो, है ना। और ये माइनस में दी हुई है, शायद माइनस में दी हुई है। तो यहाँ पे आएगा प्लस, इसकी वैल्यू 2 है, और यहाँ पे -0.44 वोल्ट, ठीक है भाई। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.77 ही रहेगा, और ये -0.88 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा -0.11। और 3 से डिवाइड और करना पड़ेगा अभी तो अपन को कहीं से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 3 से डिवाइड करोगे तो देखो, चेक करो कितना आ रहा है। ये तो क्वेश्चन ही गड़बड़ लग रहा है, हैं? ये तो क्वेश्चन ही गड़बड़ लग रहा है। SRP दिया हुआ है सारा का सारा, बढ़िया बात है, और इसकी गणना करनी है, गणना करनी है तो कर लो, पर 3 से डिवाइड तो होगा ना, और माइनस में आएगा आंसर, माइनस में आएगा, ऑप्शन ही नहीं है। या तो क्या करें अपन, या तो इसको प्लस माने, प्लस मान के करते हैं, देखो प्लस मान लिया तो यहाँ पे कितना आ गया, 556 1.6 आ गया ना, ये 1.65 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड होएगा ना, तो भी बिन नहीं बैठ रहा, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है, कोई इलाज नहीं है।
0.7, 0.4 क्यों से निकलते? छोड़ो 31 को, है ना, डिलीट कर देते हैं, ये तो दिमाग मत लगाओ ज्यादा। मेटेलिक बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन, तो आपको पता होना चाहिए जो मेटल आयन और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में जो है मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, जिस कारण से वो लेयर बाय लेयर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम कंडक्टिविटी। कंडक्टर कौन है सॉलिड स्टेट में? नॉट ए कंडक्टर, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी। तो NaCl जो है सॉलिड फॉर्म में क्या नहीं शो करता? हाँ, ये एक्चुअल में ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है, कोई बात नहीं, है ना, लेकिन ये सॉलिड फेज में क्या नहीं करेगा, क्योंकि ये आयनाइज ही नहीं होगा। NaCl सॉलिड फॉर्म में आयनाइज नहीं होगा, तो वो कैसे होएगा? चलो नेक्स्ट देख लो। ये बोल रहा है कि एज ऑफ वुड, कोई लकड़ी की कला करती है, कार्बन डेटिंग कर रहे हैं, तो ठीक है। ये बोल रहा है कि एक्टिविटी आपको मेजर करनी है, तब भी कितना, 25% जो है लिविंग सैंपल में हो। तो एक्चुअल में शुरुआत में 100 था, 100 से वो 50 हुआ, तो 50 होने में कितने साल लगे? 57, 30। अब वो फिर इसका क्या आएगा? 50 हो गया, तो ये 25 हो गया, 50 का 25 आधा हो गया ना, इसमें भी कितने लगेंगे? 5730। तो 25 कब रह जाएगा? 75 तो गया ना, 25 रह गया, 25 कब रह जाएगा? इन दोनों को ऐड कर दो। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, इसलिए हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। 11,460 ईयर है क्या कहीं पे? बिल्कुल है। इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से भी कर सकते थे, लेकिन ये करना थोड़ा इजी रहता है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एक्ट एज बोथ ब्रोंस्टेड एसिड एंड ए ब्रोंस्टेड बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो पहली चीज, एक्वस सॉल्यूशन जब भी अपन लेंगे तो खुद जो वाटर होता है वो खुद आयोनाइज हो जाता है एक्चुअल में, और वो आयोनाइज होके क्या करता है? OH- और H3O+ में कन्वर्ट होता है। तो ये किसकी तरह कर रहा है? ये ब्रोंस्टेड एसिड की तरह बिहेव करता है, प्रोटॉन लेगा इधर कन्वर्ट होगा। ये ब्रोंस्टेड बेस की तरह बिहेव करता है, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, ये ब्रोंस्टेड बेस की तरह ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, और ये ब्रोंस्टेड एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये प्रोटॉन देगा, तभी तो इसमें कन्वर्ट होगा। तो इसका आंसर भी क्या जाएगा? ये जाएगा। इस टाइप से अपन कर लेते हैं, ठीक है। HCl तो प्रोटॉन देके फ्री हो जाएगा, उसका कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है। प्रोटॉन देके फ्री हो गया तो वो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर रहेगा कहाँ? तो ये वाटर है, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है। ये है ड्यूरिंग टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसके हिसाब से चलेगा, तो पीएच एट इक्विवेलेंट पॉइंट क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच 7 से कम रहता है, तो इक्विवेलेंट पॉइंट भी 7 से कम रहेगा। क्या रहेगा? इक्विवेलेंट पॉइंट भी कहीं से कम रहेगा? 7 से कम रहेगा, ये पता होना चाहिए आपको। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस करता, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड करता, तो 7 रहता, ठीक है कि नहीं है? हाँ, पता होना चाहिए आपको। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता और वीक बेस होता तो 7 से ऊपर आता, ठीक है। इस टाइप की क्वेश्चन करवाते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिवाइस एसिड? इनमें से कौन सा लुईस एसिड है? तो लिवाइस एसिड क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर या लोन पेयर एक्सेप्टर, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले। और लोन पेयर डोनर जो होता है वो लिवाइस बेस होता है। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एब्जॉर्ब एट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन यूवी विजिबल? यूवी विजिबल में सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी होगी? तो एक्चुअल में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब हो गया कि एनर्जी कम होनी चाहिए, ठीक है। और एनर्जी कम होनी चाहिए, और जब वेवलेंथ की बात करेंगे तो इथाइलिन जो है, इथाइलिन जो है 100 कितना आता है? 160 के आसपास, 160 170 नैनोमीटर के आसपास आता है। 1,3 ब्यूटाडाइन 270 आता है, बेंजीन 254 आता है। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी आएगी? बेंजीन की आएगी। इसमें बी बैंड होते हैं ना, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा इसकी आएगी, सबसे लंबी पूछी है। अब ये 1700 पूछ रहा है, तो एल्कोहल एमीन का तो 3400 के आसपास होता है,
3400-3500 के बीच में, है ना। और एल्कीन का जो होता है 1650 के आसपास रहता है, जबकि कीटोन जो है, कीटोन 1700 से 1720 के आसपास रहता है। तो इसका आंसर जो है वो कीटोन जाएगा। आईआर स्पेक्ट्रम में एक तीव्र एब्जॉर्प्शन शो करता है, कौन? कीटोन। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देख लेना इसको, है ना। नेक्स्ट है व्हेन फिनोल ट्रीटेड विद, जब फिनोल को हम रिएक्शन करवाएंगे किससे? NaOH से। NaOH से रिएक्शन करवा दो तो ये फिनोक्साइड आयन बनाता है। क्या बनाता है? फिनोक्साइड आयन। और ये फिनोक्साइड आयन जो है फिर ओ एल्काइलेशन करेगा। ओ एल्काइलेशन करके क्या बनाएगा? ये बना देगा आपका कौन सा? एनिसोल। एनिसोल बनाएगा। क्या बनाएगा? एनिसोल बनाएगा। ध्यान रखना इसका थोड़ा सा ना। नेक्स्ट, द टेस्ट दैट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश फिनोल फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल और फिनोल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, देखो एल्कोहल के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, फिनोल के लिए भी बहुत सारे हैं, लेकिन न्यूट्रल एफिशियल 3 जो टेस्ट होता है, एफिशियल 3 वाला, फेरिक क्लोराइड वाला, वो स्पेशल फॉर फिनोल। और सेरिक अमोनियम नाइट्रेट किसके लिए होता है? एल्कोहल के लिए। तो यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं है, टोलन टेस्ट नहीं है, बेनेडिक्ट नहीं है, क्या है? फेरिक क्लोराइड टेस्ट जो होगा वो किसके लिए होगा? एल्कोहल और फिनोल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, उन दोनों के अंतर करने के लिए लिया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर ए प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी का क्या होना जरूरी है? नेगेटिव होना जरूरी है। नेगेटिव के लिए डेल्टा जी को क्या होना पड़ेगा? लेस देन 0 होना पड़ेगा। तो लेस देन 0 का ऑप्शन है क्या? बोले है सर। कोई दिक्कत? जब 0 हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी भैया, ये समझो इस बात को। तो लेस देन 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल फॉर 4f इलेक्ट्रॉन। 4f के लिए कौन सी है जो पॉसिबल नहीं है? तो n की वैल्यू 4 आ गई, l की वैल्यू 3 आ गई, m की वैल्यू प्लस +2 +1 0 -3 -1 -1 -2 -3, ये हो सकती है इनमें से कोई सी भी, है ना। और स्पिन की वैल्यू जो होगी वो प्लस माइनस हाफ होगी। तो चेक कर लेते हैं अपन कौन सी नहीं हो सकती। ये तो आंसर सेकंड दिख रहा है, देखो इधर, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया, -4 दे दिया इसने, दिया ना -4। अरे वैसे भी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो अजाइमुथल क्वांटम नंबर से बड़ी नहीं हो सकती, बराबर होगी या छोटी होगी, ±0 तक, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद अंडरगो E2 एलिमिनेशन मोस्ट रेडियली। मोस्ट रेडियली का मतलब क्या होता है? बड़ी आसानी से। और बड़ी आसानी से कैसे जाएगा ये? सोचो एक बार। E2 हो चाहे E1 हो, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे फास्ट होता है ना। फिर 2 डिग्री आता है, फिर 1 डिग्री आता है। ये E1 E2 और SN1 का ऑर्डर है ये। E1 E2 SN1 का ये एक ही ऑर्डर चलता है, याद रखना इसका, है ना। तो ये 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है, तो 1 डिग्री आ गया। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, ये आ गया, ये वाला। स्ट्रक्चर चेक करना है इसकी, 3 डिग्री है ये देखो 4 कार्बन ब्यूटेन आ गया, और 2 पर ही मिथाइल लग रहा है और 2 पर ही ब्रोमो ग्रुप लग रहा है। तो ये अपने आप में कौन सा ग्रुप हो गया? 3 डिग्री हो गया। 3 डिग्री होने की वजह से ये क्या है आपका? E2 की तरफ रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है। क्लियर? चलो देखो आगे देखो। हाँ जी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में फ्रैक्शन ऑफ टोटल ऑक्यूपाइड बाय एटम। तो कई बार क्या करता है वो ऑक्यूपाइड पूछ लेता है, कई बार वो पूछ लेता है। तो ये तो है क्यूबिक के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए मैं डाटा बता दे रहा हूं, वो याद कर लेना। सिंपल क्यूबिक के लिए ऑक्यूपाइड ये है, और वैकेंट आएगी तो 100 में से घटा देना, खाली जगह पूछ ले, वॉइड्स पूछ ले, है ना। और ये बीसीसी के लिए, और ये जो है एफसीसी या HCP3D के लिए, ध्यान रखना इसका।
है ना। तो अपना जो है एफसीसी पूछ रहा है फेस सेंटर्ड, तो आपका आंसर 34% जाएगा। अगर खाली के लिए पूछता तो 34, यानी 26 जो है वो खाली है। नेक्स्ट, कौन सी आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्स शो करेगा? तो देखो ज्योमेट्रिकल तो करेगा नहीं, क्योंकि अंदर जो है एक लिगेंड है। आयोनाइजेशन होगा, बिल्कुल होगा आयोनाइजेशन। कैसे होगा? ये अलग अलग आयन देंगे, क्योंकि इसमें पोटेंशियल लिगेंड आपको दिख रहा होगा। बी आर अंदर आ सकता है, SO4 माइनस बाहर जा सकता है। ये SO4 बाहर चला गया, बी आर अंदर आ गया, तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में लिंकेज हो नहीं सकती, ऑप्टिकल होगी नहीं। तो आंसर जाएगा वो आयोनाइजेशन जाएगा। ठीक है भाई, इसको भी चेक कर लेना। नेक्स्ट, द लेंथेनाइड दैट एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन स्टेबल कंपाउंड। तो +4 तो सीरियम ही शो करता है, क्योंकि 0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। तो वैकेंट होने के बाद ये और भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है ना। इंटरेस्टिंग। हाँ, एफ ब्लॉक को थोड़ा ढंग से देख लेना, क्योंकि एफ ब्लॉक के 4-5 क्वेश्चन आए हैं, तो आगे भी आ सकते हैं, रिपीट हो जाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लेंथेनाइड? देखो आराम से पढ़ना। ये बोल रहा है कि ऑल लेंथेनाइड आयंस आर कलरलेस। कलरलेस नहीं, नहीं होते, सारे नहीं होते। समझ में आ गई बात? हाँ, शुरुआत के 2, लास्ट का 1, बीच का 1, ऐसे होते हैं, ज्यादा नहीं होते। ठीक है। मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ लेंथेनाइड आर ड्यू टू एफ ट्रांजिशन। ये मेरे को स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रहा है कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी है वो एफ ट्रांजिशन के कारण होती है। एफ ट्रांजिशन आर स्ट्रांगली अलाउड और गिव इंटेंस कलर। तो एफ ट्रांजिशन जो होते हैं लेपर्ड फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं, वीक होते हैं और इंटेंस कलर नहीं देते हैं, ये भी गलत है। लेंथेनाइड आयन डू नॉट शो पैरामैग्नेटिज्म। ये क्या मतलब हुआ? हाँ, पैरामैग्नेटिज्म तो शो करते ही है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और इनका जो मैग्नेटिज्म वाला फॉर्मूला है वो बताया हुआ है, ध्यान रखना, याद रखना उसका, है ना। एलएस कपलिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये बोला कि विच रिएजेंट इज यूज्ड टू सेलेक्टिवली टू रिड्यूस ओनली एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ कीटोन। वैसे तो देखो आंसर तो फोर्थ है। अब फोर्थ क्यों है उसका कारण बता दूंगा मैं अभी। सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो दोनों को रिड्यूस करेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी दोनों को रिड्यूस करेगा। जिंक HgHCl भी दोनों को रिड्यूस करेगा। ठीक है, रिड्यूस। और ये जो है ये रिएक्टिविटी वाइज जाएगा। सोडियम बाई सल्फाइड है, तो ये एल्डिहाइड से रिएक्शन फास्ट करेगा। फास्ट करेगा और हाथों हाथ आप हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो, तो ये भी नहीं आएगा। एक्चुअल में ये भी नहीं आएगा, छोड़ो। इसका जो है इसके साथ एक और आएगा, लूचे रिएजेंट, याद होगा तुम्हें, लूचे रिएजेंट। ये भी नहीं आएगा। बस लूचे रिएजेंट जो है वो आ सकता है, वो सीरियम का कंपाउंड होगा, CCl, सीरियम का कंपाउंड CeCl3, ये इसके साथ होएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। तो ये लूचे रिएजेंट क्या करता है, आप सर्च कर लेना। जो एल्डिहाइड होता है, हालांकि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन एल्डिहाइड को रिड्यूस कर दे, सॉरी, कीटोन को रिड्यूस करेगा। क्या करेगा? कीटोन को रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड को नहीं। यार ये तो क्वेश्चन पता नहीं कहां कहां से लाके डालते हैं। नो आइडिया भैया, 49 का नो कमेंट। ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल ऐड मोस्ट रैपिडली टू एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप। तो पहली चीज यहां पे आप देख पा रहे हो कि ये दोनों न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल वाले तो हटा दो, क्योंकि नेगेटिव वालों की न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है न्यूट्रल से ज्यादा होती है। फिर लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेक करो, तो लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेक करेंगे तो अपने पास कार्बन वाला है CN-, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है, इसलिए CN- जो है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होएगा, तो इसकी रिएक्टिविटी जो होगी आपकी ज्यादा होगी टुवर्ड्स एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑब्टेन रिएक्शन बेंजोइक एसिड। तो जब बेंजोइक एसिड की थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये बेंजोइक एसिड है, और SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये SNI मैकेनिज्म होती है, और SNI मैकेनिज्म होकर क्या बनता है? बेंजोइल क्लोराइड बनता है। ये देखो, ये बन गया COCl। तो इसका आंसर जो है वो थर्ड जाएगा। चले नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट
एसिड, तो CCl3 दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है ना। अगर इन तीन चारों की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो सबसे पहले तो CCl3 COOH सबसे ज्यादा होता है, फिर फॉर्मिक एसिड होता है, फिर बेंजोइक एसिड होता है ना, C6H5COOH, फिर बेंजोइक एसिड होता है, और उसके बाद में जो आएगा आपका वो कौन आएगा, ये आएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, मैं बता देता हूं, एक Cl भी लगा होगा ना वो यहां फिट होएगा, ClCH2COOH, ध्यान रखना, दो होगा तो वो भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने Cl लगाओगे उतना माइनस आई इफेक्ट लगेगा, जिसके कारण से अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। हेलवोलार्ड जेलेंस की रिएक्शन अल्फा कार्बन, वाह वाह, अल्फा कार्बन भैया, अल्फा कार्बन पे हेलोजिनेशन होता है HVZ रिएक्शन में, ठीक है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट है डिक्रीजेज ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑफ असाइल सब्स्टिट्यूशन। असाइल सब्स्टिट्यूशन आपको करवाना है तो सबसे तेजी से जो है वो एसिड क्लोराइड जो है वो तेजी से रिएक्ट करेगा, फिर एनहाइड्राइड करेगा, फिर एस्टर करेगा, एमाइड करेगा, ये आ गया। यहाँ पे जो आंसर दिया है मैंने लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बेसिस पे दिया है, अवशिष्ट समूह के निकलने की क्षमता। तो अवशिष्ट समूह के निकलने की क्षमता कौन होगी, कैसे अपन पता करेंगे कि अवशिष्ट समूह निकल रहा है, तो वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप, तो जैसे Cl माइनस निकलता है एसिड क्लोराइड में से, ठीक है कि नहीं है, और एनहाइड्राइड में से आपका एसीटेट आयन निकलता है, एस्टर में से अल्कोहल वाला निकलता है, और एमाइड में से NH2 माइनस निकलता है, ठीक है कि नहीं है। अब ये कहां से आएगा, बोले सर HCl से आएगा। ये कहां से आएगा, एसिटिक एसिड से आएगा। ये कहां से आएगा, बोले ये अल्कोहल से आएगा, ये अमोनिया से आएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है उसके अपोजिट जो है उनके आयनों का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। इसका मतलब ये वीकेस्ट बेस हो गया, वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप, तो अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया, अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। तो जब रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करता है तो ये ग्रुप बड़ी आसानी से निकलता है। जब बड़ी आसानी से निकलेगा तो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, तभी तो निकलेगा, नहीं निकलेगा कैसे बताओ आप, हैं। लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए, तो अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है ये, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है गैब्रियल थैलेमाइड ऑफ प्राइमरी एमीन इन्वॉल्व विच कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में क्या होता है, हम एनहाइड्राइड काम में लेते हैं, किसका, थैलिक एसिड का, है ना, जिसको थैलिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से जवाब मिल गया होगा आपको। फिर इसकी अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं, फिर ये काय में कन्वर्ट होता है, थैलिमाइड में कन्वर्ट होता है। इमाइड है ना, इमाइड भी है क्या इसमें, इमाइड, थैलिमाइड, इमाइड ही करेंगे अपन, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे बेस से, ब्यूटिल लिथियम ले लो, यहां से प्रोटॉन हटेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। उसके बाद ये एल्किल हैलाइड लेके अपन अटैक करवा देंगे, और प्योरली SN2 रिएक्शन होती है, कौन सी होती है, SN2 रिएक्शन। उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे और ये यहां से टूटकर एमीन बना लेगा। ये आपने उसमें भी देखा था, किसमें, एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड की सिंथेसिस रिएक्शंस में देखा था कि नहीं देखा था, बस वही तो है, और क्या है, उससे भी आप बना सकते हो। नेक्स्ट, ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन इज मोस्ट बेसिक इन एक्वस सॉल्यूशन, डाइमिथाइल एमीन है क्या, ये रही। एनिलीन वैसे ही पुअर होती है ना, मिथाइल एमीन आ गया, डाइमिथाइल एमीन आ गया, अमोनिया आ गया, तो बेस्ट कौन सा है, 2 डिग्री। नेक्स्ट, अपॉन रिएक्शन एसिडिक मीडियम में नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवा रहे हो, तो नाइट्रोबेंजीन का कभी भी एसिडिक मीडियम में आप रिडक्शन करवाओगे, चाहे वो FeSCl हो चाहे SnHCl हो, ये हमेशा क्या बनाएगा, एनिलीन बनाता है। क्या बनाता है, एनिलीन। ये रहा, कोई दिक्कत, कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट, ये बोल रहा है डाइएजुटाइजेशन ऑफ एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन, तो ये मान लो कि भाई अपने पास कौन है, एनिलीन है, और इसका डाइएजुटाइजेशन करना है, तो अपन क्या लेंगे, HCl प्लस NaNO2 लेंगे,
और लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर रखेंगे तो डाईएजोटाइजेशन होगा, ये डाइओजोनियम में कन्वर्ट होगा, बेंजीन डाइओजोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बीडीएस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसकी रिएक्शन से आगे है ना, कौन कौन सी, बाल्जीसीमान हो गई, स्टीफन सेंडमेयर हो गई, गाटरमान हो गई, गोमबर्ग रिएक्शन हो गई, बार्ट रिएक्शन हो गई, बहुत सारी की रिएक्शंस करवाई हुई है, देख लेना एक बार, है ना। और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। चलो आगे चलो। नेक्स्ट है गैब्रियल सिंथेसिस। गैब्रियल सिंथेसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर। तो ध्यान रखना कि एरोमेटिक एमीन्स वगैरह जो होती है ना भाई, अभी तो बताया आपको ये, भाई अभी ये समझाइए मैंने कि जैसे ही ये नेगेटिव में कन्वर्ट होगा थैलीमाइड, ठीक है, ये थैलीमाइड है, और ये नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, वैसे ही यहां पे SN2 रिएक्शन होगी। तो अगर आपने यहां पे बेंजीन लिया है तो ये हेलोजन जो है वो पार्शियली डबल बॉन्ड होने के कारण इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर लेगा, स्ट्रॉन्ग कर लेगा, थैलीमाइड की औकात नहीं है इसको तोड़ दे। तो आप चाहकर भी एनिलीन नहीं बना सकते, क्या नहीं बना सकते, एनिलीन नहीं बना सकते। बाकी की प्रोपाइल एमाइन बना सकते हो, ब्यूटाइल एमाइन बना सकते हो, मिथाइल एमाइन तो बहुत ही आसान है बनाना, है ना। एरोमेटिक एमीन्स के लिए ये नहीं बना है गैब्रियल सिंथेसिस। नेक्स्ट, एट द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस। ये बोल रहा है कि क्रिटिकल पॉइंट जब होता है सब्सटेंस का, क्रांतिक बिंदु, उस पर क्या होता है, ठीक है कि नहीं है। जब क्रिटिकल होता है तो आपको पता है कि भाई लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों फेज एग्जास्ट एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, और आप वहां पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, डिस्टिंग्वाइज नहीं कर सकते, विभेदन नहीं कर सकते। चेक कर लेते हैं, लिक्विड एंड वेपर फेज को एग्जिस्ट विद डिस्टिंग बाउंड्री, हो ही नहीं सकता। ओनली सॉलिड फेज रिमेन स्टेबल, नहीं। लिक्विड एंड वेपर फेज बिकम इनडिस्टिंग्वाइजेबल। तो थर्ड आंसर मिल गया है, सब्लिमेशन अकर इंस्टेंट ऑफ बॉइलिंग। क्लियर, क्रिटिकल पॉइंट पर तीनों जितनी भी फेज होती है ना वो सारी क्या हो जाती है, एक साथ आती है, और आप नहीं बता सकते कि कौन सी फेज एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि तीनों फेज एग्जिस्ट करती है, इनडिस्टिंग्वाइजेबल होती है। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो जिसके पास जितना कंपोनेंट होएगा, क्योंकि अपन ये है क्या, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो है, तो कौन कौन सी होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 होती है। पहली कौन सी, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, या लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है, आपेक्षिक अवनमन भी बोल सकते हो। एक है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है भाई। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर, प्राशन दाब। तो ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है नहीं है। और इन चारों का अगर मेजरमेंट देखोगे तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के ऊपर, नंबर ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है वो किसके ज्यादा है, घटकों की संख्या, ठीक है कि नहीं है। तो ये कैसे निकलता है, ये बड़ा सिंपल है, वांटा फैक्टर इनटू कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर देना, जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा निकल जाएगा। अब वांटा फैक्टर यहां तो है एक, यूरिया का भी है एक, NaCl का है 2, और ये किसका यहां पे है 3, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड, एक कैल्शियम 2 क्लोराइड में टूटेगा। तो जब इसको अपन चेक करेंगे और सबका जो मोलल सॉल्यूशन है वो इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कैल्शियम क्लोराइड जो है वो ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन शो करेगा। और अगर यही ऑर्डर, सुनना ढंग से, यही ऑर्डर फ्रीजिंग पॉइंट का या वेपर प्रेशर का पूछता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता I/C के, ध्यान रखना। हाँ, अभी मैं पूछूं, इनमें से तो खैर पूछ नहीं सकता मैं, क्योंकि ग्लूकोज और यूरिया दोनों आ गए, तो 2 ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये पूछ सकता हूं कि मैक्सिमम मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका है या मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका है। ऑब्वियसली मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट इसका होगा और मिनिमम इन दोनों का होगा। ऐसे ही वेपर प्रेशर की बात कर सकते हैं आप, ठीक है भाई। नेक्स्ट,
अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो थर्ड लॉ आपको क्या बताता है कि जो 0 केल्विन टेम्परेचर होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वहां पे सारे के सारे जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो परफेक्टली अरेंज हो जाते हैं। रेजिडुअल एंट्रोपी को छोड़ दो आप, लेकिन लगभग लगभग एंट्रोपी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। मॉलिक्यूल की लगभग लगभग क्या हो जाती है, एंट्रोपी 0 हो जाती है। उस टाइम पे वो परफेक्ट मॉलिक्यूल होगा। ये डिफेक्ट में भी बताया था आपको, सॉलिड स्टेट पढ़ाया था तब। इससे रद्दी क्वेश्चन क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ। तो ये du इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। कोई मतलब नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है इसमें। विच प्रिंसिपल जस्टिफाई यूज ऑफ हेस लॉ इन कैलकुलेटिंग द रिएक्शन। वही फर्स्ट लॉ है ना, फर्स्ट लॉ। इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, इजी इजी। नेक्स्ट ये रहा, ये कहीं का क्वेश्चन है, व्हाट इज एस्टिमेटेड डेल्टा एच फॉर रिएक्शन H2Cl2 एंड 2HCl। बहुत बढ़िया बात। तो एक्चुअल में क्या है कि अपने पास एक तो H2 है, एक Cl2 है और 2 HCl है। और ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है इस रिएक्शन की एंथैल्पी पूछ रहा है। तो बढ़िया बात है ना, अभी जोड़ देते हैं। इसकी कितनी है, 436 है। इसकी कितनी है, 243 है। और इसकी कितनी है, 431 है। और ये 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे अपन, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 4 10 7 हो गया। और ये 670 आ गया। और ये जो है माइनस होगी, ये माइनस होती है इन दोनों में जुड़कर। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, वो डेल्टा एच निकलेगी आपकी रिएक्शन की। केवल बॉन्ड एंथैल्पी के केस में ही होगा। अगर मान लो कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वगैरह दी हुई होती तो भैया अलग होता, या मान लो और कुछ दिया हुआ रहता डाटा, तो उसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। बस यहाँ पे ये चेक करना है अपन को। तो 2 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया। अब ये माइनस में आ रही है, माइनस माइनस में करेंगे अपन, 670 को माइनस कर दो, 2 आएगा, 16 9 192 आएगा माइनस में। चेक करो, 192 16 में से 7 गए तो, अरे भाई ये क्या है, सही जोड़ा है ना, जोड़ने में गड़बड़ थोड़ी की है। 6 2 3 दूनी 6 4 दूनी 8, 862 ही तो आ रहा है ये। 660 माइनस करेंगे तो 2 इधर आ गया, 16 है। और 16 में से 7 घटाओगे तो 9 ही आएंगे ना। इधर से एक पावर ली थी अपन ने तो 7 बच गया था, 7 192 तो आएगा। कोई डाटा गलत लिख दिया क्या मैंने, नहीं लिखा यार। अच्छा 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 अच्छा, ये 243 है, सॉरी, ये 243 है भाई, सॉरी 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 सॉरी। हाँ, तो 9 7 और 6 यही है। और ये कितना है, 268। तो यहाँ पे अपन ये माइनस करेंगे, ठीक है। 12 12 में से 9 गए तो, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, जोड़ा तो सही है ना, सही है। तो यहाँ पे 3 है तो 3 तो मेरे को मिल रहा ही नहीं है आंसर में। फिर यहाँ पे रह गए 5 8, और यहाँ पे क्या रह गया आपका, एक रह ही गया ना यहाँ पे। 183 माइनस 184 कर देंगे, कोई बात नहीं। पता नहीं क्यों देते हैं ऐसे क्वेश्चन माथा फोड़ी वाले। नेक्स्ट, ये बोल रहा है कि एक अभिक्रिया है और ये रिएक्शन दी हुई है N2 गैस, 3H2 गैस और 2 अमोनिया, ये इक्विलिब्रियम में, ये भी गैस है। और ये बोल रहा है कि हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, इंक्रीजिंग प्रेशर बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम घटाने पर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशनशिप रेसिप्रोकल का होता है। तो जब भी हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो दिमाग में फिट कर लो, प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम ये चाहेगा कि ये बढ़ा हुआ प्रेशर कम हो जाए। तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, जो प्रेशर होता है वो नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स के प्रोपोर्शनल होता है, मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल जो है। तो
इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में भगा देगा जिधर गैसियस मॉलिक्यूल कम होंगे। तो आपका इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? अग्र दिशा में, फॉरवर्ड। अब ये कौन सा बोलते हैं अपन? लेफ्ट राइट, राइट साइड में जाएगा। कौन सी साइड जाएगा? टू बी टू द राइट, टू द हायर मोल नहीं, टू द लोअर मोल ऑफ गैस, टू द राइट। इधर 4 मोल है, इधर 2 मोल है, तो 2 मोल की तरफ भग जाएगा, ताकि वो जो बढ़ा हुआ प्रेशर है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। ठीक है। किरचॉफ लो, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आ गया, आपने पीवाईक्यू और भी देखे होंगे। टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप एंथैल्पी का देता है ये। ठीक है। ये क्या है? एक कैटालिस्ट अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। कैटालिस्ट जो है वो किसको अफेक्ट करता है? चलो देखते हैं किस किस को करता है। पोजीशन ऑफ वैल्यू ऑफ केसी, देखो कैटालिस्ट जो है ना तो केसी को अफेक्ट करता है, ना पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को करता है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को भी इफेक्ट नहीं करता। इफेक्ट किसको करेगा? ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है विद सेम इंटेंसिटी। ये ध्यान रखना। इसका आंसर कौन सा जाएगा? सी जाएगा। क्लियर? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर ए गैसियस रिएक्शन द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। तो आपको पता होगा केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एनजी, यही तो है रिलेशनशिप। तो कौन सा आंसर आ गया इसका? इसका आंसर आ गया बी। क्या आ गया? बी। क्लियर है? गैस ये इक्विलिब्रियम में है ये। नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl व्हाट प्रोडक्ट एज कैथोड। तो कैथोड पर जाएगा कैटायन, या तो जाएगा सोडियम प्लस या जाएगा H प्लस। अगर सोडियम प्लस गया तो सोडियम डिपॉजिट होगा, और H प्लस गया तो H2 डिपॉजिट होगा बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे लफड़ा ये है कि जो सोडियम है, सोडियम का डिस्चार्ज पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, यानी कि उसको डिस्चार्ज होने के लिए ज्यादा पोटेंशियल चाहिए इन कंपेयर ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या करता है? जो H प्लस है, H प्लस जाके पहले जाके रिड्यूस होएगा और वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करने लगेगा। याद रह जाएगा। नेक्स्ट है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन शो नहीं करेगा? ए कायरल कंपाउंड करेगा, ए रेसिमी मिक्सचर नहीं करेगा, ए सिंगल एनेंटियोमर करेगा, एक कंपाउंड विद नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। तो इसमें जो है रेसिमिक मिक्सचर जो होते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है? पेयर ऑफ एनेंटियोमर होते हैं। इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ एनेंटियोमर कौन होते हैं? ये जब पेयर ऑफ एनेंटियोमर है तो एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा थीटा एंगल से, और दूसरा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, वही माइनस थीटा से। तो जब ओवरऑल में देखेंगे तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट ही नहीं होगी, तो रोटेट नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। चले नेक्स्ट, ये तो मैंने बता ही दिया था ना, सेकंड आंसर है। अभी ऊपर जब अपन ने वो पोटेंशियल कैलकुलेट किया था। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट एंथैल्पी चेंज फॉर न्यूट्रलाइजेशन फॉर ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। ये तो पता है आपको, 30 माइनस 30.7 किलो कैलोरी में आता है, और वैसे आता है लगभग 55.8 किलो जूल में पर मोल, या पर इक्विवेलेंट या पर H प्लस जो भी है। ठीक है नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ये जाएगा 55.8। ये पकड़ लेना देवता हूं, गड़बड़ मत कर देना इसको, है ना। 30.7 तो किलो कैलोरी में है। हाँ, तो किलो कैलोरी को 4.2 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे आप, 4.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, करके देख लेना, लगभग लगभग इतना ही आएगा। नेक्स्ट है ये रहा यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट जो है फेज डायग्राम में है। इसमें क्या होता है? यूटेक्टिक में लिक्विड और 2 सॉलिड फेज एग्जिस्ट करते हैं।
बोथ कंपोनेंट आर मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शन, गलत बात। ओनली वन सॉलिड फेज एग्जिस्ट, ये गलत बात। ये सही है। द सिस्टम हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? कंडेंस्ड गिब्स फॉर्मूला लगेगा, कंडेंस्ड वाला, जिसमें क्या था भाई, नॉर्मल वाले में तो +2 होता है, लेकिन कंडेंस वाले में +1 होता है, ध्यान रखना। ठीक है कि नहीं है? बताया हुआ है, ये करवाया हुआ है, देख लेना। नेक्स्ट, विच ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हार्ड बेस OH-, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा वो हार्ड होगा। HSAB प्रिंसिपल के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? हार्ड एसिड प्रिफर्ड सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट एसिड प्रिफर्ड हार्ड बेस, हार्ड एसिड प्रिफर्ड हार्ड बेस। ये हार्ड इंटरेक्शन और सॉफ्ट इंटरेक्शन स्टेबल माने जाते हैं। अगर एसिड हार्ड है तो उसको हार्ड बेस ही चाहिए, अगर सॉफ्ट एसिड है तो उसको सॉफ्ट बेस ही चाहिए स्टेबल बनाने के लिए। तो प्रेफरेंस इस हिसाब से होती है। नेक्स्ट, गैल्वेनिक सेल। तो जिंक का तो होता है, ये पहला ही है, जिंक का तो होता है एनोड और कॉपर का होता है कैथोड, बस यही है। अब कईयों के दिमाग में यूं आ रहा है कि लास्ट वाले में क्या दिक्कत है? लास्ट वाले में ये कि जो मेम्ब्रेन है, इस ये जो मेम्ब्रेन क्या है, ये सोल्ट ब्रिज है, इस सोल्ट ब्रिज के कनेक्शन में आयंस होने चाहिए, जिसमें ये गलत लिखा हुआ है। ये तो ठीक है इस साइड का, तो उस साइड का गलत लिखा हुआ है, नहीं तो डी भी कर सकते थे अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली एक्ट एज सॉफ्ट कॉम्प्लेक्सेशन कैडमियम+2? हालांकि ये सॉफ्ट ही है, लेकिन सबसे सॉफ्ट कौन है? कैडमियम+2। याद रखना, जिंक भी है होने को तो सॉफ्ट, कॉपर भी है। यार इतने रद्दी क्वेश्चन क्यों डालते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल आयन इन एन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू वीबीटी? वीबीटी के हिसाब से तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, D2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका आंसर जो है वो सी जाएगा, D2sp3 बोल दो या sp3d2 बोल दो, ठीक है। द फैक्टर मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल नोट। जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, जो T2GeG में कन्वर्ट होते हैं ना, उस टाइम पे वो डेल नोट या डेल टी होता है। वो सबसे ज्यादा किसके ऊपर डिपेंड करता है? लिगेंड की नेचर के ऊपर, सबसे ज्यादा लिगेंड की नेचर के ऊपर, ये ध्यान रखना, है ना। हाँ, एक और आ सकता है इनके पीरियड के ऊपर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो 5D वाला है उसकी स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होती है इन कंपेयर टू 4D एंड 3D। 4D की ज्यादा होती है, तो अगर वो आता तो वो ऑप्शन करता, लेकिन इसमें से सबसे बढ़िया कौन सा है? लिगेंड की नेचर। नेक्स्ट, फैक्टर डिटरमाइनिंग द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज, अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर चुंबकीय आघूर्ण को निर्धारित करने वाले कारकों की बात की जाए तो सबसे बढ़िया कारक कौन सा है भाई? अनपेड इलेक्ट्रॉन ही तो होगा। एक कंपाउंड विथ 3 कायरल सेंटर कैन हैव हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर? अब यार ये क्वेश्चन क्यों डालते हैं मेरे को समझ में नहीं आया। 2⁻³ = 8, और अगर मीजो फीजो है तो वो 6 भी आ सकता है, लेकिन अपन नहीं मानेंगे, अपन ये मान के चलेंगे कि सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द ट्रांजिशन इज स्पिन फॉरबिडन? तो आपको दिख जाएगा ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये स्पिन है। जैसे पहला है 1A1 से 1T1, है ना, तो ये स्पिन है, सिंगलेट से सिंगलेट में जा रहा है। 4A2 से 4T2, ये भी क्वार्टेट से क्वार्टेट में जा रहे हैं। लेकिन ये देखोगे आप, ये 6 से 4 में जा रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना। इसका आंसर क्या जाएगा? स्पिन फॉरबिडन यही है, और ये 3 से 3 में जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कारक है जो डीडी ट्रांजिशन की इंटेंसिटी को बढ़ा देगा? तो डिस्टोर्शन बढ़ा सकता है। कौन बढ़ाता है? डिस्टोर्शन। और ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेज में डिस्टोर्शन जो है किस नाम से जाना जाता है? जॉन टेलर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जॉन टेलर इफेक्ट के नाम से। जॉन टेलर का क्वेश्चन भी दे दिया, अच्छी बात है। इन बायोलॉजिकल सिस्टम मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व मेटल आयन इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। आयरन से बेटर कोई हो सकता है क्या? नहीं, है ना। बायोलॉजिकल सिस्टम में चाहे वो साइटोक्रोम हो चाहे अपन हो,
कौन घुमाता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को? आयरन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन्स हाई थर्मल स्टेबिलिटी, हाई क्रिस्टलाइन, हाईली क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन तो होते ही नहीं है ना, क्रिस्टलाइन होंगे पेंट कैसे होएगा फिर? कोट वगैरह का सिलिकॉन कोटिंग करवाते हैं ना, टेफ्लॉन कोटिंग, सिलिकॉन कोटिंग होती है कि नहीं होती गाड़ियों वगैरह पर? सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल कैसे होगा भाई? सोल्यूबल होगा तो पहली धुलाई में निकल जाएगा, है ना। रैपिड बायोडिग्रेडेबल, ये भी नहीं है, क्योंकि रस्ट वगैरह से बचाने के लिए हम कंपोनेंट पर इनकी पॉलिश वगैरह करते हैं। तो हाईली थर्मल स्टेबिलिटी होगी किनमें? सिलिकॉन्स में। नेक्स्ट, बैकबोन ऑफ बोरेट एंड बोरेट ग्लासेज। अब यार बोरोन कार्बन दे रखा है, बीएनबी दे रखा है, बीएफ दे रखा है, बोरेट बोल रहा है, बोरेट में ऑक्सीजन आएगा कि नहीं आएगा? तो बीओबी ब्रिज जो है वो एक्चुअल में बैकबोन की तरह काम करती है, किसमें? बोरेट्स में और बोरेट ग्लासेज में। ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनएमआर केमिकल शिफ्ट पार्ट्स पर मिलियन में आती है, पीपीएम, याद रखना, है ना। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू में आती है। ये बोल रहा है कि ट्रिपलेट आ रहा है H1 में, ट्रिपलेट आ रहा है, इसका मतलब पड़ोसी के पास 2 प्रोटॉन है इक्विवेलेंट। चेक कर लेते हैं, क्योंकि पड़ोसी से एक ज्यादा में टूटेगा वो। तो 1 नेबरिंग प्रोटॉन नहीं, 2 इक्विवेलेंट नेबरिंग प्रोटॉन, तो आंसर आपका मिल गया सेकंड। 3 इक्विवेलेंट नेबरिंग प्रोटॉन तो फिर क्वाड्रेट आता आपका, है ना। नो नेबरिंग प्रोटॉन तो सिंगलेट आता, 1 आता तो डबलेट आता। तो इसका आंसर आएगा 2 इक्विवेलेंट। नेक्स्ट है की इंटरमीडिएट इन द क्लेजन, क्यों पूछ रहा है यार? क्लेजन में इनोलेट ही बनता है, वो ऊपर भी पूछ लिया था ऐसा कैसा। विच बायो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेन कोबाल्ट एज सेंट्रल मेटल आयन, तो ये देखो इधर विटामिन B12 है, इसमें कौन सी रिंग होती है? कोरिन, याद रखना, ये पूछा जा सकता है। विटामिन B12 में जो रिंग होती है वो कोरिन होती है, और क्लोरोफिल में जो रिंग होती है या अपने हीमोग्लोबिन में जो रिंग होती है वो पोरफायरिन रिंग होती है। कौन सी रिंग होती है? पोरफायरिन रिंग। इसका याद रखना, विटामिन B12 में कौन सी रिंग होती है? कोरिन। अब इसमें एक्चुअल में एक मिथाइलिडीन ब्रिज जो होता है वो गायब होता है कोरिन में, और वो डायरेक्ट जुड़ी हुई होती है। क्या होती है भाई? एक्चुअल में क्या होता है, जो पोरफायरिन रिंग होती है उनमें तो मिथाइलिडीन ब्रिज होता है ऐसे। अभी देखो ऐसे मिथाइलिडीन ब्रिज होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा? लेकिन कोरिन में क्या होता है, एक ब्रिज गायब, एक ब्रिज वो क्या नाम मिथाइलिडीन ब्रिज गायब होता है, एक डायरेक्टली जुड़ी हुई होती है, ऐसे होता है। इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी का सेम है। नेक्स्ट, इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस द T1 स्टेट, तो टी देखो S1 तो अपन S1 S0 S2, ये तो अपन सिंगलेट ग्राउंड स्टेट आ गई, सिंगलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आ गई, ये सिंगलेट सेकंड एक्साइटेड स्टेट आ गई। तो इधर अपन T1 T2 लिखते हैं, अलग से लेवल्स बनाते हैं ना। तो एक्चुअल में ये क्या है? एक्साइटेड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट थोड़ी है, लेकिन ट्रिपलेट है। तो ए सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट विद पेयर्ड स्पिन नहीं, ए सिंगलेट ग्राउंड स्टेट नहीं, ए ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है, ए हायर एनर्जी सिंगलेट। तो ट्रिपलेट का नाम दे दिया ना, टी से ट्रिपलेट कोई भी पकड़ लेगा, ऐसे क्वेश्चन क्यों डालते हैं भाई। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू 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 ट्रू? मीजो कंपाउंड आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये ट्रू थोड़ी है यार। मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होने लगे? मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। याद रखना, कौन सा? आंतरिक प्रतिकार। क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिकार के कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। मीजो कंपाउंड में क्या होता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। जैसे मीजो टार्ट्रिक एसिड का नाम सुना होगा आपने, है ना। किसका नाम सुना होगा? मीजो टार्ट्रिक एसिड, ये रही मीजो टार्ट्रिक एसिड। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और वैसे भी देखोगे एक क्लॉकवाइज घुमाएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, और एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। तो जो समतल दूरी प्रकाश है या प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो घूमेगी नहीं घूमेगी, तो वो काहे को ऑप्टिकली एक्टिव। चलो, मीजो कंपाउंड हैव नो स्टीरियो, दो स्टीरियो सेंटर है इसके पास, किसने बोला नहीं होता? मीजो कंपाउंड हैव स्टीरियो सेंटर बट आर एकायरल, सही है ये। मीजो कंपाउंड एग्जिस्ट इन सिस एंड ट्रांस, मीजो कंपाउंड के पास स्टीरियो सेंटर तो होते हैं लेकिन एकायरल होता है वो, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है ना। आणविक सममिति के कारण इसमें आंतरिक प्रतिकार पाया जाता है, याद रखना ये।
नेक्स्ट, मोलिकुलर ऑर्बिटल हैविंग हायर एनर्जी इन द एमओटी डायग्राम ऑफ, तो एमओटी डायग्राम में यही आएगा क्योंकि H2 की जो एमओटी बनेगी अपनी, उसमें केवल इतनी एमओटी बनती है, इससे ज्यादा बनती नहीं है। अब लोग बाग सोच तो रहे होंगे भाई ये 2pz 2x ये कर दें, कोई मतलब नहीं है। सिग्मा स्टार हायर एनर्जी का होता है, आंसर जो है सेकंड जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेस्ट बेसेज टू जनरेट इनोलेट आयन। तीसरा क्वेश्चन आ गया, NaOH से बेटर कौन होगा, है ना। NaNH2 मत लेना क्योंकि ये गड़बड़ करवा देता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस रह गया, इसलिए कम यूज में लेते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फ्यूज्ड हेट्रोसाइकिल। फ्यूज हेट्रोसाइकिल का मतलब होता है कि जैसे आइसोक्विनोलिन है, ये फ्यूज्ड है अपने आप में किसी दूसरी रिंग के साथ, हो उसको फ्यूज बोलेंगे। पायरोल सिंगल रहता है, इमिडाजोल भी सिंगल है, 1,3 पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है, वो इमिडाजोल कहलाता है। और प्रीडीन तो पता ही है आपको, ये रहा प्रीडीन। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो कौन सा जाएगा, आइसोक्विनोलिन। कर लो आगे, नेक्स्ट, कंपेयर्ड टू लेंथेनाइड एक्टिनाइड शो ए वाइडर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कोई किसी से बेटर है तो वो क्यों है, ये दोनों के दोनों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट से लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। एक्टिनाइड अच्छा क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास एक्सटेंड करने के लिए जो है 5f ऑर्बिटल है और वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ले सकता है। देखो खास बात, 5f ऑर्बिटल आर मोर एक्सटेंडेड एंड पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, वो बंधन में भाग लेने के लिए तैयार रहता है, वो ज्यादा होता है। ठीक है कि नहीं है, बाकी का और कोई रीजन सेट नहीं होगा। एक्टिनाइड आर मोर मेटलिक नेचर, नहीं। 5f ऑर्बिटल आर मोर शिल्डेड, इसका क्या मतलब, एक्टिनाइड आर रेडियो एक्टिव, तो रेडियो एक्टिव होंगे तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं। 98वां क्वेश्चन देखेंगे अपन, श्रोडिंगर इक्वेशन, द फंडामेंटल इक्वेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स डिस्क्राइब। श्रोडिंगर इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स में मौलिक समीकरण के रूप में वर्णन करता है। हाँ, तो वेव फंक्शन के बारे में ये करता है, तो टाइम इवोल्यूशन करता है वेव फंक्शन का, मिल गया ना ये ऑप्शन सेकंड, द टाइम इवोल्यूशन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ ए सिस्टम। ये जब क्वांटम पढ़ोगे तब समझ में आएगी, ऐसे में नहीं, मतलब कम टाइम में ये चीजें समझाई नहीं जा सकती, लेकिन ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल इन ए सिस्टम, नहीं, इंटरेक्शन नहीं बताता है। ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल, ये भी नहीं बताता है। क्यों बताएगा, जब अपन को ट्रेजेक्ट्री का लेना देना ही नहीं है, पोजीशन से अपन को लेना देना ही नहीं है। अपन तो काइनेटिक एनर्जी और चीजें जो हैं वो निकालने के लिए लगे रहते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर ये जाएगा टाइम इवोल्यूशन। नेक्स्ट है सिंथेटिक डाई दैट वाज हिस्टोरिकली ड्राइव्ड फ्रॉम कोलतार। यार कोलतार से तो मेलेकाइट ग्रीन ही निकलता है। कौन निकलता है, मेलेकाइट ग्रीन, और कोई नहीं है। और टेक्सटाइल और फूड इंडस्ट्री में ये यूज में आता है, बिल्कुल सही है। ईओसिन तो जो सेल वगैरह होती है ना, उसको कलर देने के काम में आता है। मिथाइल ऑरेंज कपड़े वगैरह में, इनमें काम में आता है। क्रिस्टल वॉयलेट ये एंटीसेप्टिक की तरह काम में आता है, लेकिन बंद कर दिया इसको क्योंकि ये पॉइजनस होता है, तो इसका यूज वैसे ही बंद है। इसका आंसर जो है वो बी आएगा। नेक्स्ट, वेव फंक्शन ऑफ ए क्वांटम सिस्टम इज ऑलवेज रियल एंड पॉजिटिव। ऑलवेज रियल एंड पॉजिटिव, नेगेटिव भी तो हो सकता है यार, साई नेगेटिव नहीं होता क्या। सिमेट्रिक एसिमेट्रिक दो टाइप के हो सकते हैं ना, तो ये पहला तो है नहीं। ए मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये भी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी को मेजरमेंट थोड़ी करेगा ये, नहीं। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स होता है। कैन बी इंटरप्रिटेटेड एज ए प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, बिल्कुल सही बात है। साई जो होता है, साई स्क्वायर, वो साई और साई स्क्वायर जो है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए दी जाते हैं, अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इमेजनरी नहीं होता, ऑलवेज नहीं होता यार, ठीक है, नहीं है, रियल होना चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव डाल के गड़बड़ कर दिया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से अपन ने ये 2025 का जो क्वेश्चन है लास्ट ईयर जो आया था वो अपन ने पूरा कर लिया है। और अगर और डिटेल्ड आपको सॉल्यूशन चाहिए
और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चाहिए तो हमारी वर्कशॉप आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अपनी जो ऐप है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको उसके थ्रू मिलती रहेगी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2024 का भी लेके आ रहा हूँ, 23 का भी लेके आ रहा हूँ, घबराओ मत, सारे करेंगे अपन, ठीक है। बाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया, क्योंकि जितने ज्यादा अपने साथियों को ये पहुंचाओगे, ये वीडियो उनके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर देख के भी गए तो काम हो जाएगा, क्योंकि मिलते जुलते क्वेश्चन आ जाते हैं। 50-60 क्वेश्चनों तक तो कोई भी पहुंच सकता है PYQ देखकर आराम से। सबसे चैलेंजिंग काम होता है वो 80 तक पहुंचना, 80-85 तक, ठीक है। मिलते हैं, बाय।